जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक LED बल्ब है और इस LED को मैंने दो सेक्शन में बांट दिया है। ये LED सेक्शन और दूसरा ड्राइवर सेक्शन। और ड्राइवर सेक्शन को हटा करके एक ऐसे नए सर्किट को ऐड करेंगे जो इस LED को ग्लो करा सके। और जो नए सर्किट का निर्माण होगा उसका नाम होगा RC सर्किट। और वीडियो के अंत में हम लोग यह जानेंगे RC सर्किट और IC ड्राइवर सर्किट में अंतर क्या है और IC ड्राइवर को डिजाइन करने का सबसे बड़ा की पॉइंट क्या होगा उसको भी हम लोग जानेंगे। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनको यह लगता है कि जो हम लोग किताबों से सीखे हुए होते हैं उसका कोई भी सर्किट डिजाइन करने में यूज नहीं होता। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो यह बिल्कुल गलत है। और बुक में आपको जो भी फार्मूले दिख रहे हैं मैं इन्हीं के आधार पर सर्किट को डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। और स्टूडेंट के लिए यह एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा AC थ्रू RC सर्किट। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली सर्किट को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा और मैं इस सर्किट को ऐसे डिज़ाइन करूंगा जो केवल कैपेसिटर के आधार पर ही यह डिज़ाइन होगा। और जैसा कि आप लोग ऑसिलोस्कोप में देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज सप्लाई क्या है, AC है और हमको LED को ग्लो कराना है। और यह बातें आपको पता होनी चाहिए कि LED DC पर ऑपरेट करता है। तो अब हमको AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए एक रेक्टिफायर सर्किट हमको चाहिए होगा। और डायोड को ब्रेडबोर्ड पर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे और फिर सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिए। और अब ऑसिलोस्कोप पर देखिए और अब ये वेवफॉर्म केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में चेंज हो गया। अर्थात अगर हाफ साइकिल में चेंज हो जाए तो वह वेवफॉर्म DC कहलाता है। या तो वह पॉजिटिव हाफ साइकिल हो सकता है या तो वह नेगेटिव हाफ साइकिल भी हो सकता है। और इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को प्योर DC में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसके लिए हमको एक फ़िल्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और फिल्टर के रूप में मैंने एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है। और अब ऑसिलोस्कोप को देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल चेंज हो गया किसमें, प्योर DC में। और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए कैपेसिटर के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस को ऐड किया है। और अब किसी LED को कनेक्ट करके देखेंगे कि LED ग्लो होता है या नहीं। LED ग्लो हो रहा है। रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी और डायोड किस नंबर का होगा। तो किसी आने वाले वीडियो में रेक्टिफायर के ऊपर मैं आपको जानकारियाँ दूंगा और इस वजह से भी कि यह मेरे वीडियो का टॉपिक नहीं है। और अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे सप्लाई वोल्टेज का जो सोर्स है वह एक ट्रांसफार्मर है। अगर हमारे घर का वोल्टेज 220 वोल्ट है तो हमको आउटपुट 9 वोल्ट मिलेगा। यह इस ट्रांसफार्मर की 9 वोल्ट की आउटपुट रेटिंग है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को सर्किट से हटाते हैं और इस ट्रांसफार्मर की जगह पर एक कैपेसिटर का यूज करेंगे। और इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। अभी मैं आगे आपको जानकारियाँ दूंगा कितने ओम का रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया है। तो इसको ब्रेडबोर्ड पर इंस्टॉल करेंगे। और अब आपके घर का जो सप्लाई वोल्टेज है उसी सप्लाई वोल्टेज से हम लोग सर्किट को कनेक्ट करेंगे। अगर LED ग्लो हुआ तो हम लोग सर्किट का एनालिसिस करेंगे। वायर को डायोड से कनेक्ट कर दीजिए और फाइनली LED ग्लो हुआ, यस ग्लो हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि LED ग्लो हो रहा है और ये बिना ट्रांसफार्मर के है, ये बात ध्यान रखिए। अब सर्किट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सर्किट का स्कीमेटिक डायग्राम को ड्रा करेंगे। सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में है और ये V सप्लाई वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में है तो इनके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। और करंट, सर्किट में केवल एक ही करंट फ्लो करेगा और उसको हम लोग IC से मानेंगे। ब्रेडबोर्ड पर लगे इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। तो कैपेसिटर को देखिए, उस पर एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा 474K। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो डाटा शीट में इसकी वैल्यू 0.47 माइक्रोफैरड है। और VR ये क्या है, इसे लोड के रूप में कंसिडर कीजिए। और मैंने ये रेजिस्टेंस स्कीमेटिक डायग्राम को देखा और ब्रेडबोर्ड पर इंस्टॉल कर दिया। इसको सर्किट से निकाल भी सकते हैं। निकालने पर हमारा करंट कुछ मिली एम्पीयर तक बढ़ भी सकता है, इसलिए हो सके तो आप लोग सर्किट में रेजिस्टेंस लगाने से बचिए। मैंने तो आपको समझाने के लिए एक 100 ओम का रेजिस्टेंस ऐड किया है और ये रेजिस्टेंस 1 वाट का है।
अगर आप लोग अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे तो रेजिस्टेंस हीट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हो तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जितने वाट का आपका लोड होगा उतने ही वाट का रेजिस्टेंस होना चाहिए। 100 ओम का रेजिस्टेंस और रेक्टिफायर और एलईडी बल्ब, इनको मैंने लोड के रूप में कंसिडर किया है और बच गया केवल कैपेसिटर। और अब कैपेसिटर से हमें बस यह पता करना है कि कितना करंट दे सकता है। जैसे समझने के लिए इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट है और करंट कितना है 1.5 एम्पियर। ठीक वैसे ही कैपेसिटर के वोल्टेज और करंट को हम लोग पता करेंगे। कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज कितना होगा, जैसा कि आप लोग मल्टीमीटर में VC की वैल्यू देख सकते हैं 193, 194, 192। सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन की वजह से VC वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आता है। तो कोई एक वोल्टेज को कंसिडर कर लिया जाए तो VC इक्वल टू 193 वोल्ट। तो VC की वैल्यू हमको फाइंड हो गई और अब फार्मूले की मदद से हम लोग करंट को अब फाइंड कर पाएंगे। VC इक्वल टू IC इंटू XC, जहाँ IC सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और XC का फार्मूला XC इक्वल टू 1/ओमेगा C और ओमेगा इक्वल टू 2πf और जहाँ f क्या है फ्रीक्वेंसी। XC के वैल्यू को पुट कीजिए तो हमको IC का एक इक्वेशन प्राप्त होगा और इस इक्वेशन को समझिए IC इक्वल टू VC इंटू 2πfc, जहाँ पर 2π कांस्टेंट है और कैपेसिटर भी कांस्टेंट है और VC क्या है एक वोल्टेज है और अब बचा क्या केवल फ्रीक्वेंसी। और यही वह की पॉइंट है जिसके आधार पर IC ड्राइवर को डिज़ाइन किया जाता है। यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो करंट IC भी बढ़ेगा। इसके बढ़ने का कारण यह है कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिकल लॉस, जो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिकल लॉस भी बढ़ता है। और करंट को अब फाइंड किया जाए तो इसकी वैल्यू हमको मिली 0.028 एम्पियर या 28 मिली एम्पियर, अर्थात कैपेसिटर सर्किट को 28 मिली एम्पियर करंट दे सकता है। और इस बात को ध्यान रखिए 28 मिली एम्पियर करंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण है, ना कि सर्किट के इम्पीडेंस के कारण। तो सर्किट के इम्पीडेंस के कारण करंट कितना होगा और अब मल्टीमीटर पर करंट की वैल्यू क्या होगी इसको हम लोग देखेंगे। 20.9 मिली एम्पियर रीजन है सर्किट में लगे ये सारे कंपोनेंट। अब एक और टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग सर्किट के कुछ कंपोनेंट को निकाल देंगे और अब करंट को मेजर किया जाए 26.7, 26.6, 25 और अब करंट हमको 26 मिली एम्पियर मिलने लगा। जैसे ही हमने सर्किट को इम्पीडेंस से कम किया तो करंट 20.9 से 26 मिली एम्पियर तक पहुंच गया। हमने क्या सीखा 28 मिली एम्पियर ये क्या है मैक्सिमम करंट है और इसी के आधार पर आप लोग सर्किट को डिज़ाइन कीजिए। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं मैक्सिमम करंट को और भी बढ़ा दिया जाए तो हम लोग और भी हैवी लोड को यूज कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बस आपको इसके लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा और IC बेस्ड ड्राइवर का काम यही होता है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। और हाँ, कैपेसिटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस कितने ओम का लगेगा इसको भी आप लोग समझिए। और ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस का प्रयोग हम लोग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए करते हैं। तो ये फार्मूले को लगाइए टाउ इक्वल टू R इंटू C। और ये कहाँ से आया तो ये सारी बातें मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखी है। टाउ क्या है टाइम। तो आप लोग कैपेसिटर को जितने समय में डिस्चार्ज करना चाहते हो वैल्यू को पुट कीजिए और रेजिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए। जैसे कि मैंने कैपेसिटर के पैरेलल में 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस लगा रखा था तो वह कितने समय में डिस्चार्ज होगा 0.47 सेकेंड, यानी आधे सेकेंड में कैपेसिटर क्या होगा डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट समाप्त हो गया। अभी भी आपके दिमाग में कुछ उलझनें होंगी, जैसे कि 196 वोल्ट से 21.8 वोल्ट कैसे हो गया और इतने वोल्टेज पर LED बर्न क्यों नहीं हुआ। तो इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए थ्योरी वाले पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो जल्द ही आपसे मिलेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।